चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं जोड़ प्रत्यारोपण का नया आयाम। आपने सबने पता है कि भाई अपना विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो कि अपना शरीर में प्राकृतिक रूप से जोड़ बनेना है बी को रिप्लेसमेंट भी हो सके, यानी कृत्रिम प्रत्यारोपण भी आपना हो सके। अपना कोई भी शरीर को अंग हो भी में कोई भी परेशानी हो गई है, कोई सो भी जोड़ हो, बी को प्रत्यारोपण संभव है। आप परेशानी आवे ही क्यों है? आपना शरीर में ऐसी के परिस्थिति बने हैं, आपने खान पान में ऐसी के दिक्कत आ जावे है जिसे आपना शरीर का जोड़ खराब हो जावे है। शुरुआत कैसे हुए इन्हें आप किया पहचान सका कि एक लंबी अवधि तक जावा से रोक देवा। इस सब का बारे में चर्चा करांगा कि आपने के सावधानी रखनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति चाहे है बी का जोड़ प्रत्यारोपण कर दिया जावे तो क्या हो सके है, कौन कौन सी तकनीका है। और आ विषय में चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश असवाल साहब ने, जो कि वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब थाको बहुत बहुत स्वागत करा अपना चौपाल कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। जी हाँ, कि आज की चर्चा आपा कर रहे हैं डॉक्टर साहब जोड़ प्रत्यारोपण का नया आयाम के बारे में। तो प्रत्यारोपण की तो आपा चर्चा करांगा ही चौपाल में, लेकिन जब प्रत्यारोपण की बात आवे और जोड़ की बात आपा कर रहे हैं तो सबसे पहली बीमारी आज समझ में आए कि भाई आपने शरीर में जो गठिया की परेशानी हो जावे तो बी ने जान लिया, क्योंकि शुरुआत बी से ही हुआ है। तो आ गठिया की परेशानी है कि और क्या हुए है? एक्चुअल में गठिया एक बहुत बड़ा टर्म है। अपने शरीर में किसी भी जॉइंट में कोई भी सूजन आती है, दर्द होता है, उसको हम गठिया बोलते हैं। इसका साइंटिफिक टर्म है आर्थराइटिस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो जब भी जॉइंट में इन्फ्लामेशन या सूजन आती है उसको हम आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें शरीर उम्र के साथ साथ घुटने घिसते हैं, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और दूसरा होता है दूसरा मुख्य कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें अपना शरीर ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जो अपने जोड़ खराब करती है। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार होते हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के गठिया होते हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, चोट लगने के बाद जो आर्थराइटिस होता है उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक कहते हैं। और भी कई सारे डिजीज है जिनसे गठिया होता है। तो डॉक्टर साहब आप भी बताओ कि आ कारण के हैं इनका, कि अपन जब गठिया की बात कर रहे हैं तो के कारण हो सके हैं एक व्यक्ति के शरीर में गठिया हुआ का? देखिए, गठिया या आर्थराइटिस क्यों होता है इसको समझने के लिए अपन को घुटने के आधारभूत ढांचे, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। घुटने का जो जॉइंट होता है वो जांघ की हड्डी फीमर और पैर की हड्डी टिबिया के बीच से मिलकर बना होता है। ये शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट होता है और वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। अब नेचर ने या भगवान ने हमें इस जॉइंट के ऊपर एक कार्टिलेज देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक स्मूथ कार्टिलेज होती है। ये 3 से 4 mm की दोनों फीमर पे और टिबिया पे एक कार्टिलेज होती है जो एक्सरे में नहीं दिखती और वो गैप के रूप में दिखती है एक्सरे में। तो होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये कार्टिलेज कम होना चालू हो जाती है। 4 से 3 mm, 3 से 2 mm, धीरे धीरे ये बोन एक्सपोज हो जाती है। और जब हड्डी से हड्डी टकराने लग जाती है तो नर्व एंडिंग एक्सपोज हो जाते हैं। उसकी वजह से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पैर में टेढ़ापन आना चालू हो जाता है। इसी को हम आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। अब इस जॉइंट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक अंदर वाला हिस्सा जिसे हम मीडियल जॉइंट बोलते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा जिसे हम लेटरल जॉइंट बोलते हैं, और एक आगे वाला हिस्सा जो कि पटेला पाली और फीमर के बीच बना होता है या पटेलोफीमोरल जॉइंट बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसे आसान भाषा में यूँ समझ सका कि भाई कोई मशीनरी है बी में थोड़े दिन में धीरे धीरे घिसता चला जावे है विकांग, और भी में तेल और ग्रीसिंग अगर ढंग से नहीं की जावे तो वो परेशानी आपने सामने कि गाड़ी बंद हो जाएगी। आपना अगर शरीर का कोई जोड़ भी घिसता चला जा रहा है या आपने जो कैल्शियम की कमी है शरीर में वो बढ़ जाएगी तो आप गठिया रोग से भी ग्रसित हो सका। डॉक्टर साहब, इको इलाज का ही है क्या आप ई बीमारी से बच सका? देखिए, जब भी घुटने में या किसी भी जोड़ में परेशानी हो, दर्द हो, तो सबसे पहले अपन को एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और एक उचित एक्सरे करवाना चाहिए। उस एक्सरे के आधार पर ही सारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब एक्सरे में हम आर्थराइटिस को अलग अलग स्टेज में डिवाइड करते हैं। शुरुआती स्टेज में जब घुटना का जोड़ कम होना स्टार्ट ही होता है तो हम कुछ मेडिसिन
कुछ दवाइयाँ और कुछ व्यायाम बताते हैं, उसी से उसका दर्द और ये रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जब पेशेंट बहुत लेट आते हैं या आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस स्टेज में जब दवाइयाँ गोलियाँ काम नहीं करती, तब हम इसको जोड़ प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं। जी। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज में आया है। इसलिए जब भी कोई भी दिक्कत हो तो शुरुआती स्टेज में भी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हमें प्रत्यारोपण से बचा जा सके। जी। तो एक व्यक्ति ने किया पता चल सके कि भाई आपका शरीर में आ परेशानी की शुरुआत हो चुकी है, तो आम लक्षण क्या है शुरुआती दौर का? देखो, सबसे मुख्य कारण जो गठिया का है वो है दर्द। जी। जब भी आपके घुटने में दर्द होने लग जाए, दूसरा ज़्यादा चलने पर सूजन आने लग जाए, या फिर आपका घुटना मुड़ना बंद हो जाए, या आप ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएँ, तो इसका मतलब जोड़ में कोई ना कोई परेशानी है, तो उसे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिखा लेना चाहिए। और जी कि अगर परेशानी ज़्यादा बढ़े उससे पहले ही अगर आप डॉक्टर से सलाह ले लिया तो आपनी परेशानी को इलाज वहीं हो सके है, नहीं तो आप अगर अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं तो प्रत्यारोपण ही एक अंतिम उपाय है। डॉक्टर साहब, जब प्रत्यारोपण की ही बात कर रहे हैं कि जोड़ का प्रत्यारोपण है, तो आप प्रत्यारोपण होवे किया है और इसकी कौन कौन सी तकनीका है? ठीक है, जोड़ प्रत्यारोपण या घुटना प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट, जी। एक्चुअल में रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जो खराब, मैंने जैसे आपको बताया कि कार्टिलेज होती है और जो धीरे धीरे घिस जाती है, तो इसमें करते क्या है कि जो खराब पार्ट होता है उसको निकाल के उसको एक नई आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अपने ये भ्रांति फैली हुई है कि कोई घुटना काट के नया एक घुटना लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। ये नी रिप्लेसमेंट नहीं होता, नी रिसरफेसिंग होती है। उसमें क्या होता है कि जो पार्ट घुटने का खराब है उसको तराश के और उस पर एक नई मेटल की केप लगा दी जाती है। ऐसे ही नीचे वाली हड्डी में इसको तराश के एक नई केप लगा दी जाती है और मूवमेंट इस तरीके से आसानी से हो पाती है। तो एक तरह से ये रीसरफेसिंग है, चेंज नहीं करना पड़ता, एक मेटल की केप लगानी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, जब मेटल की कैप की बात आवा है तो लोगों के मन में आ भी भ्रांति है कि भाई जो प्राकृतिक रूप से अपना जोड़ है वो तो सही चल रहे हैं, मतलब हाल तक इतनी उम्र तक सही चल गया, लेकिन अगर अपन कृत्रिम उत्पाद का कोई भी अंग लगावा तो वहीं की क्या गारंटी है कि वही लंबे समय तक चलेगा? नहीं तो लोहा को है आपने शरीर में कोई और परेशानी हो गई या प्लास्टिक हो है तो टूट फुट हो गई तो आप तो चलबा लायक ही नहीं रहेगा। हाँ, दूसरा ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि घुटना चेंज करने के बाद चलना फिरना या नीचे बैठना संभव ही नहीं हो पाता। तो ये भ्रांतियाँ सब गलत है। एक्चुअल में आजकल टेक्निक इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, इतने अच्छे जॉइंट्स आने लग गए हैं, उसके बाद आपका सारा जो जैसे आप पहले चलते थे सेम वैसे ही वापस चल पाते हैं। ये इस सदी की घुटना प्रत्यारोपण सबसे सफल सर्जरीज में से एक है। कारण ये है, घुटना प्रत्यारोपण के बाद आप सेम डे ही वॉक करना चालू हो जाते हैं। तो जो आपके मन में भ्रांति है कि मैं चल ही नहीं पाऊंगा, वो भ्रांति आपकी शाम को ही ठीक हो जाती है, क्योंकि शाम को ही चलना फिरना चालू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जब आपा ने ऑपरेशन करा ली हुआ है तो आपने कोई दर्द की वो नहीं रहे है कि भाई आप बोल रहे हो कि शाम को ही आपने चलना है जी, तो क्या आपा अपना दर्द ने संभाला कि अपना घुटना ने संभाला कि आप चला? देखो, किसी भी सर्जरी का थोड़े दिन तो दर्द रहता है, उसका प्रभाव भी शरीर पर रहता है और रिकवरी में कुछ टाइम लगता है। बट कुछ सर्जरीज होती है जिनमें कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है, वैसा घुटना प्रत्यारोपण के साथ नहीं है, क्योंकि इसमें सेम डे ही चलना फिरना चालू हो जाता है और जितना मरीज चलता है उतनी ही उसकी रिकवरी अच्छी होती है। दर्द के लिए वो फिर मेडिसिन दी जाती है, उस समय में जब तक ये दर्द रहता है उस टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो कब कराना चाहिए आपने घुटना को प्रत्यारोपण? आप कब करावा? घुटना प्रत्यारोपण पहले बात तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, फिर एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे में जब हड्डी से हड्डी टकराने लग जाए और जोड़ बिल्कुल ही ख़राब हो जाए या एडवांस आर्थराइटिस हो जाए, उसके बाद कुछ समय के लिए आपको मेडिसिन और एक्सरसाइज ट्राई करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि 3 महीने आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मीन्स दवाइयाँ और एक्सरसाइज ट्राई करना चाहिए, और 3 महीने दवाई और एक्सरसाइज करने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि जो अपनी डे टू डे लाइफ है या रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो अपनी कितनी सफ़र कर रही है इसके बाद। अगर हमें डेली दर्द की दवाई लेनी पड़ रही है तो उससे बेटर है कि हमें इस जो जोड़ खराब हो चुका है उसको चेंज करा के एक नवीन जिंदगी जिए। जी। तो डॉक्टर साहब, कहीं एक बड़ी उम्र के बाद ही जिया कि 50, 55, 60 के बाद ही आप घुटना को प्रत्यारोपण करा सका या एक जवान व्यक्ति में भी आ परेशानी आ सके? देखिए, आजकल यंग लोगों में भी ये परेशानी काफ़ी कॉमन हो गई है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरह का गठिया होता है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जनरली 60-65 की उम्र में होता है, 40-45 से स्टार्ट होता है, वो एडवांस होते होते 55, 60, 65
की उम्र में होके वो एडवांस आर्थराइटिस हो जाता है। जी। बट रूमेटोइड आर्थराइटिस ये यंग फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मुख्यतः 25-30 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो जाता है और 30-35 में ही घुटना काफ़ी ख़राब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें यंग लोगों में भी ये उपचार करना पड़ता है। तो जी हाँ, कि अभी आपने बताया कि आपका घुटनों पूरो नहीं बदला, अभी में घिसाई करके नया लगा देवा, तो मतलब आंशिक प्रत्यारोपण भी हो सके और पूर्ण प्रत्यारोपण भी हो सके, इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, घुटना प्रत्यारोपण में दो तरह के होता है। एक होता है आंशिक या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, एक होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। जी। पार्शियल नी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि घुटने के 3 पार्ट होते हैं और जो अपना वेट जो अपना पड़ता है वो हमेशा मीडियल साइड से पड़ता है। तो जो अपना घुटना खराब होना स्टार्ट होता है वो हमेशा मीडियल जॉइंट से स्टार्ट होता है। तो अगर मरीज 40 से 45 साल की उम्र है, सिर्फ मीडियल जॉइंट ही खराब है, एक्सरे में सिर्फ हड्डी से हड्डी चिपक गई है, दवाई गोलियां आप काम नहीं कर रही है, रिप्लेसमेंट ही उपाय है, लेकिन लेटरल और ये आगे वाला जोड़ सही है, तो उसमें कंप्लीट घुटना ना चेंज करके सिर्फ ये जो जितना पार्ट खराब है उतना भी चेंज हो जाता है, उसी को हम पार्शियल या आंशिक घुटना प्रत्यारोपण बोलते हैं। ये भी बहुत सफल सर्जरी है। इसमें मरीज वही सेम डे चालू हो जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ज़मीन पे बैठना, सब कुछ कर सकता है और इवन नियर नॉर्मल लाइफ जीता है। मतलब और सीढ़ी भी चढ़ सका, आप जी। नीचे भी बैठ सका, नीचे भी बैठ सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कर सके हैं। तो वही प्रत्यारोपण तो आपने घुटना की तो आप बात कर ली, लेकिन डॉक्टर साहब जो गठिया की परेशानी है, जैसे कि आपने हाथ में भी हो सके, कोहनी में हो गई, कंधा में हो गई, या अपनी कमर में कोई चोट वोट आ गई है, या अपना कूल्हा की हड्डी में परेशानी आ गई, तो कहीं अपना शरीर का इन अंगा का जोड़ भी प्रत्यारोपित हो सके हैं? जी देखो, प्रत्यारोपण आजकल घुटने का, कूल्हे का, कंधे का और कोहनी का सफल है। छोटे जॉइंट जैसे एंकल है, रिस्ट है, इनमें हम प्रत्यारोपण ना करके इनमें फ्यूजन करते हैं, इन जोड़ की चाल बंद कर देते हैं, जिससे दर्द खत्म हो जाता है। बाकी कूल्हे का और कंधे का जॉइंट रिप्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है। काफ़ी हो सके है। जी। तो भाई अगर आपने कोई भी ऐसी परेशानी है तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लो और अपना जीवन ने एक सुखमय और सफल बना सका, क्योंकि दर्द में आपा कब तक जी सका। प्रत्यारोपण आपनो इलाज जब आपने पास संभव है तो आपा भी को फायदो भी ले सका। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी तकनीका है जिसे प्रत्यारोपण हो सके है? घुटना प्रत्यारोपण मुख्यतः 3 विधियों से किया जाता है। पहला है कन्वेंशनल टेक्निक, जिसमें सर्जन मैनुअल जिग्स और इंस्ट्रूमेंट से की सहायता से अपने एक्सपीरियंस से घुटने को तराशता है। वही जैसे मैंने आपको समझाया कि अलग अलग कट्स लिए जाते हैं, तो वो सर्जन अपने मैनुअल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से लेता है। दूसरा टेक्निक्स है कंप्यूटर नेविगेशन, उसमें घुटने की सारी डिटेल्स कंप्यूटर में फीड की जाती है और कंप्यूटर हमें गाइड करता है कि कैसे कट लेना है, कितना कट लेना है और उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन इसमें भी कट्स सारे मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से ही लेना पड़ता है। फिर तीसरी जो विधि है वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या होता है कि सारा डाटा वापस वही सेम कंप्यूटर में फीड किया जाता है और कंप्यूटर रोबोट की सहायता से ही ये हड्डी तराशी जाती है, जिससे कि घुटना प्रत्यारोपण में जो मानवीय त्रुटियाँ है वो बहुत कम या न के बराबर हो जाती है। इसलिए सपोज करो कि किसी ओलंपिक शूटर को अपन टारगेट दें कि इस पर निशाना मारना है और उसको 3 अटेम्प्ट दें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों बार ही बुल्स आई पे मतलब टारगेट कर पाए, बट रोबोट की सहायता से अपन हर बार बुल्स आई पे ही टारगेट कर पाएंगे। मतलब सही जगह आपनो प्रत्यारोपण स्थापित भी हो सके, जो जी। भी आप कृत्रिम प्रत्यारोपण लगा रहा है। जी। डॉक्टर साहब, कारण काई होवे है कि आपना घुटना की अस्थिति हो जाए कि प्रत्यारोपण है? कहीं ज़्यादा शराब लेबर से हो सके है या दवाई का सेवन करवा से आप परेशानी हो सके? देखिए, दवाइयों, शराब और स्टेरॉयड आजकल काफ़ी कॉमन है कि स्टेरॉयड के बाद जॉइंट खराब हो जाते हैं, पर इनका घुटने के आर्थराइटिस से ज़्यादा लिंकेज नहीं है। बट एल्कोहल और स्टेरॉयड का एक मुख्य कारण कूल्हे का आर्थराइटिस या कूल्हे का एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, जी। जो काफ़ी कॉमन है। तो कहीं आपने घरेलू इलाज आप में कर सका शुरुआती दौर पर, और कहीं आपनी दिनचर्या होनी चाहिए? देखो, घुटना आर्थराइटिस कम हो इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो वजन पे कंट्रोल रखना चाहिए। डेली दिनचर्या में हमें व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक करनी चाहिए। वेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़, थायराइड है तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ में लेना चाहिए। और अगर कुछ हमें कोई किसी तरह की कोई इंजरी हुई है, स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, खेल खेलते हुए कुछ इंजरी लगी है, तो उसका उसी समय इलाज लेना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के आर्थराइटिस का कारण ना बने।
तो मतलब अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करनी चाहिए कि व्यायाम सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। लेकिन एक बात इमें आवे है कि भाई जो लोग ज़्यादा मोटा है या जिन्हें कोई परेशानी है, जो चल फिर नहीं सके हैं, वो व्यायाम करवा में समर्थ नहीं है। तो काई व्यायाम के अलावा भी आप खान पीन में ऐसी कोई तैयारी कर लें कि कोई चीज़ नहीं खावा या विपरीत आहार नहीं खावा तो आप ये बीमारी से बच सका। खाने पीने में सिर्फ अपन इतना कर सकते हैं कि कैल्शियम रिच और प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कैल्शियम खावा, ऐसा जो भी आपनो भोजन है जिसे आपने शरीर में कैल्शियम मिले है जी। बी को आपने सेवन करना चाहिए। तो आप जो प्रत्यारोपण की चुनौती है बी से पहले ही स्वस्थ हो सका, जी। प्रत्यारोपण की आपने शरीर में नौबत ही नहीं आए। डॉक्टर साहब जी की अवधारणा है कि भाई आपने अगर करा लियो है तो उसके बाद आप सही जीवन नहीं जी पावा। कई जो अपना बड़ा बुजुर्ग है वो बोला कि भाई जिया चाल रहे हो बिया ही चालवा दो, आप तो काई घुटनों बदलवाना है काई कंधों बदलवाना है, आप तो यहाँ ही रहेगा, दर्द भी सह लेगा। तो लोगों ने किया समझावे कि भाई ऐसो नहीं है, आप इनसे भी बच सका, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। काफ़ी मरीज जो हमारे पास आते हैं उनको हमेशा यही लगता है कि अगर ये घुटना चेंज हो जाएगा तो जो थोड़ा बहुत मैं चल रही हूँ या चल रहा हूँ वो बाद में वो भी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सफल सर्जरी है और आजकल टेक्निक्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि जो मानवीय त्रुटियाँ हो सकती थी वो भी अब नहीं हो पाती और ये बहुत ही सफल सर्जरी है। और सेम डे ही जब मैंने जैसे आपको बताया कि चलना फिरना चालू हो जाता है। तो दूसरी चीज़, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आपको डेली दर्द की दवाई खानी पड़ेगी, उससे आपकी किडनी खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटना जैसे जैसे और ख़राब होगा तो पैरों में टेढ़ापन आना चालू हो जाता है, आपका चलना फिरना बंद हो जाता है। और जब हम चलेंगे नहीं, बेड पे रहेंगे तो हमारी सारी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात, अपने शरीर पे भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि अगर अपन बेड रिडन रहेंगे तो अपने कार्डियक फंक्शन, अपने हार्ट, लंग, ये सब काम करना कम कर देते हैं। जी जी। तो अगर बाद में कुछ लोगों को लगता है कि जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करना चाहिए, बाद में जब बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तब करा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर सही समय पर ऑपरेशन करवाते हैं तो ऑपरेशन आसान भी होता है, उसके रिजल्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। तो दूसरा, एनेस्थीसिया में कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी बहुत कम होती है। और वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, कार्डियक फंक्शन डिक्रीज हो गए हैं, तब सर्जरी में रिस्क भी बढ़ जाती है। जो सर्जरी के रिजल्ट है वो भी इन्फीरियर रहते हैं। इसलिए समय पे इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो जी हाँ, आपने ऑपरेशन तो करा लिया है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी आपने कोई ना कोई सावधानी तो बरतनी है। जैसे आपने बताया कि सुबह ऑपरेशन हुआ और आप शाम को चल सका, लेकिन बी के अलावा भी आपने आराम की भी ज़रूरत है। तो कौन कौन सी सावधानी एक मरीज़ ने रखनी चाहिए ऑपरेशन के बाद में? देखिए, ऑपरेशन के बाद जो मुख्य जो एक्सरसाइज होती है वो होता है घुटने को सीधा करना और मोड़ना, ताकि इसकी चाल लगातार, उसके बाद 2 से 3 महीने में हम उसको साइकिलिंग की सलाह देते हैं और चलने फिरने की सलाह देते हैं। जितना चलता है उतना अच्छा रहता है। कुछ चीज़ें हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, जैसे उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट को यूज़ करना, उससे जोड़ जल्दी ख़राब होते हैं। या फिर जो जोड़ प्रत्यारोपित कर दिए गए हैं उनकी जो निश्चित उम्र होती है वो कम होती है जी। इसलिए वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो कितनी उम्र होती है कि जो जोड़ प्रत्यापित करके आपने कृत्रिम उपकरण लगाया है वो कितना समय तक चल सके? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जोड़ कितने समय तक चलेगा। अब इसके लिए हमें 2 तरह के जॉइंट्स अवेलेबल है। एक मेटल से बने होते हैं, एक होता है COCR मेटल, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय, और दूसरा होता है ऑक्जीनियम। तो जो कोबाल्ट क्रोमियम है उसका जो डाटा है वो ये बोलते हैं कि 15 से 20 से 25 साल, 15 से 20 लगभग एज होती है उसकी, और जो ऑक्जीनियम का डाटा है वो 25 से 30 साल एज होती है। जी। तो घुटना के तो आपने बता दी कि इतनी है, तो जो आप कूला की हड्डी को रिप्लेसमेंट करावा वो कितना समय तक चले, और बी में आपने के सावधानी बरतनी चाहिए? उसमें भी सेम ऐसा ही है। उसमें भी 2 तरह के जॉइंट होते हैं, एक मेटल ऑन पॉली होता है और एक सिरेमिक ऑन पॉली होता है। जी। तो मेटल ऑन पॉली वही 15 से 20 साल चलता है और सिरेमिक 25 से 30 साल चलता है। तो यंग लोगों में सिरेमिक ऑन पॉली ऑपरेशन करते हैं या सिरेमिक करते हैं, और जो ओल्ड एज ग्रुप है 60-70 एज है उनमें हम मेटल ऑन पॉली रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, अपना जो जोड़ का दर्द है, बी में आपने मौसम को भी कोई प्रभाव पड़े हैं कि भाई जब सर्दी आवे है, बदल हो जावे है, तो खासकर बुजुर्गा ने बोलते सुना है कि भाई आज तो बदल है तो आज तो अपना जोड़ा में ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तो कहीं मौसम को प्रभाव होवे? नहीं, साइंटिफिकली इसका कोई एक्चुअल में कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट अधिकतर पेशेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि जब भी बादल होते हैं या मौसम चेंज होता है तब उन्हें जॉइंट्स में दर्द होता है। इको कारण आ भी हो सके कि भाई ज्यादा ठंड है तो जकड़न हाँ, आपने शरीर में ज्यादा हो जावे है, इसलिए आपने शरीर ने गर्माश में ही रखना चाहिए जिससे आपने परेशानी ना हो। ये कि आपने तकनीका की बात करी है, तो आपने एक रोबोटिक तकनीक बताई है, वो एक बार आपने दर्शकों ने बताओ, क्योंकि आप बता रहे हो कि वो ज्यादा सफल तकनीक है। जी जी।
वो कहाँ है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि घुटना रिप्लेसमेंट में घुटने को तराशना होता है। अब ये तराशने में जैसे सपोज करो कि एक सर्जन ऑपरेट करता है और उसको 8 mm कट 0 डिग्री पे लेना है, तो वो 8 mm की जगह 9 mm भी कट सकता है, 10 mm भी कट सकता है, 7 mm भी कट सकता है। जी। और रोबोट की सहायता से अगर हम फीड कर देंगे उसमें कि 8 mm 0 डिग्री एंगल पे काटना है, तो वो 8 का 8 mm ही कटेगा। अगर 8 से कम होगा तो वो बताएगा कि और आगे जाना है, और 8 से ज़्यादा वो जाने नहीं देगा। इसलिए जो मानवीय त्रुटियाँ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरा, घुटना कितने साल चलेगा, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है कि जो इम्प्लांट अपन लगा रहे हैं वो सही जगह पे तो लगा हुआ है क्या, इम्प्लांट की पोजीशन, तो ये रोबोटिक्स के में बिल्कुल एक्यूरेट इम्प्लांट पोजीशनिंग होती है। दूसरा होता है अलाइनमेंट। घुटना आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटने टेढ़े होने चालू हो जाते हैं। अगर घुटने टेढ़े होंगे और ऑपरेशन के बाद भी वो टेढ़ा ही रहा तो उसके रिजल्ट कम रहेंगे। रोबोटिक्स की सहायता से, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि सब कुछ सपोज करो 15 डिग्री मुड़ा हुआ है और उसको बाद में हम 0 डिग्री पर ले आए, तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। तीसरी चीज़ होती है लिगामेंट बैलेंसिंग। घुटने में ये 2 लिगामेंट होते हैं, MCL और LCL। अगर ये बैलेंस्ड होंगे, दोनों तरफ से बराबर होंगे, तभी ये घुटना ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। अगर ये इस तरह से होगा तो ये इसमें इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों के लिए रोबोटिक्स बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो जब तरीका की आपने बात करी है और एक भ्रांति बीच में आवे कि भाई आपने आराम तो करना हुई है, चलबा फिरमा में आपने कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो अपना मजदूर भाई लोग हैं जिन्हें वजन उठाना पड़े, दिल्ली दिहाड़ी पे काम करें, तो कहीं वो भी प्रत्यारोपण करा सकें, क्योंकि वजन को काम शायद ऑपरेशन के बाद ज़्यादा नहीं करना चाहे। देखो, बहुत ज़्यादा वजन वाला काम तो नहीं कर सकते, बट रूटीन जो काम है वो सब कर सकते हैं जी। नीचे बैठ के काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जो इसका उपाय ही ये है कि अगर ख़राब हो गया, वो ऑपरेशन के पहले भी नहीं बैठ पा रहा, बाद में उससे पहले अच्छे से बैठ पाता है। जी। तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना शरीर से सही तरीके से काम नहीं ले पा रहे हैं तो ऑपरेशन ही एक सटीक इलाज है। नहीं तो आपकी जीवन परेशानी में आएगा कि आप कोई काम नहीं कर पाओगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद आपने थोड़ा सा आराम मिला है, आप अपना काम भी कर सको। हाँ, एक हद से ज़्यादा आप वज़न नहीं उठा सको, चलबा फिरबा में थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन आराम के बाद वो परेशानी भी ठीक हो जाए है। तो लोगों की जितनी भी भ्रांतियाँ हैं आज की चौपाल में आपने बिल्कुल समाप्त किए कि भाई आज जो सोच है कि भाई जो आपने चल रहा है वो ख़त्म है, कि आप जोड़ प्रत्यारोपण अगर करा लें तो वो भी सही है। और डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही चौकी बात बताई कि व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपने दिन में, कि अगर आपने दिनचर्या आपा सही रखा, सुबह शाम व्यायाम करा, आपने खाने पीने में ध्यान देवा, तो आपा ई परेशानी से ही बच सका। एक कैल्शियम की जब बात आए तो ऐसा कौन कौन सो खानो आपने खाना चाहिए? आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा बोले हैं कि भाई मोटा अनाज को चलन है, तो कहीं बाजरो, रागी, इन सब चीज़ों से आपने शरीर में जो कैल्शियम की कमी है पूरी फाइबर्स ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी चीज़, कैल्शियम के लिए अपन डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, और प्रोटीन के लिए अपन दाल, सोयाबीन, ये इन चीज़ों का, और जो कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो एक अच्छा प्रोटीन रिच फूड है। जी। तो भाई अपने खान पीना में आपने बिल्कुल सही सही चीज़ें लेनी चाहिए कि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा आपा खावा, क्योंकि कई स्त्रियों में भी उम्र के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी हो सके, जिसे आपने सीधा सीधा घुटना पर, कोनी पर प्रभाव पड़े है। तो आपने खान पीन को अगर आप ध्यान रखा तो सारी बीमारी से भी बच सका। इसलिए 40 या 45 उम्र के बाद कैल्शियम टेबलेट लेना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब जी, कि टेनिस एल्बो की परेशानी भी आवे है कि अपना हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। कई लोगों ने ऐसे बोले जा कि भाई आप टेनिस खेलो, तो लेकिन जो लोग नहीं खेले हैं बीने भी आ परेशानियां है, तो ई के बारे में भी बताओ, क्या ई को प्रत्यारोपण नहीं? टेनिस एल्बो का मतलब ये नहीं है कि वो टेनिस खेलने वालों में ही होती है। एक्चुअल में टेनिस खेलने वालों में ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इसका नाम टेनिस एल्बो पड़ गया। इसमें क्या होता है कि जो अपने कोहनी का ये पार्ट होता है उसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि रिपीटेड मूवमेंट होती है, या फिर रिपीटेड ये जो मूवमेंट होगी या स्क्रू मूवमेंट जो बोलते हैं, उससे इस वाले पार्ट में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द होना चालू हो जाता है। तो हम उस परिस्थिति में मरीज को एक टेनिस एल्बो सपोर्ट, कुछ दवाइयाँ और कुछ एक्सरसाइज देते हैं, उससे धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। और ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, मतलब टाइम से अपने आप भी ठीक हो जाती है। ठीक हो सके। और जब आप गठिया की बात कर रहे हैं तो कहीं अपना जोड़ा पे आप रोज़ अगर तेल की मालिश करा तो कहीं परेशानी से बचो जा सके। व्यायाम के साथ साथ अगर मालिश करा नहीं, बहुत ज़्यादा मालिश करना भी अच्छा नहीं है। तो क्या नुकसान हो सके? देखिए, बच्चों में कुछ लोग जैसे फ्रैक्चर के बाद बच्चों में मालिश करते हैं, उससे आसपास हड्डी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम मायोसाइटिस ओसिफिकेंस बोलते हैं। इसलिए मालिश हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। हल्के हाथ से आप
लगा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मालिश करने से जो आसपास की मसल्स है उनमें हड्डियाँ बन जाती है, जिससे स्टिफनेस आती है और जोड़ की चाल बंद हो जाती है। इसलिए मालिश स्पेशली बच्चों में फ्रैक्चर के बाद मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए जी। तो जी हाँ कि आज डॉक्टर साहब ने आपने जानकारी दी जोड़ प्रत्यारोपण का नया आयाम की, बहुत सारी 3 तकनीका भी आपने बताई कि और जो प्रत्यारोपण है वो अपने शरीर में सही रहे है, बी के बाद आपने थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी है, लेकिन आपको जीवन आरामदेह हो सके। डॉक्टर साहब थे आया और इतनी चौकी जानकारी अपना दर्शका ने दी, बी के लिए थाने धन्यवाद देना चाहा। और अब मैं चला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब।